देखो रिलेट करते हुए चलना सभी चीजों को। ये हमारा तीसरा पार्ट है। एक पार्ट और लाऊंगा प्राचीन भारत का मैं। ठीक है। इसके बाद करेंगे हम लोग सीधा आधुनिक भारत में। मध्य भारत में कुछ करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। आपको केवल सुनना है। ठीक। नाम जानने की कोशिश करनी है अभी। ठीक है। आपको नए सिरे से पढ़ना है 18 तारीख से। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, है ना। वैदिक आर्य, वैदिक आर्य कहने का मतलब है ये बात कर रहा है किसका, ये बात कर रहे हैं किसका, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को और किस नाम से जाना जाता है, ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा काल कौन सा होता है, उत्तर वैदिक काल होता है। दूसरा काल कौन सा होता है, उत्तर वैदिक काल होता है। इसे ध्यान में रखेंगे। तब इनका मुख्य भोजन क्या था। अगर आपको पूछेगा पूर्व ऋग वैदिक काल में तब ये था क्या, इनका मुख्य भोजन क्या था, तो याद रखना दूध व उसके उत्पाद, मतलब गाय के उत्पाद। गाय के उत्पाद ही इनके क्या होते थे, मुख्य भोजन हुआ करते थे। ये ध्यान में रखना। ठीक है। कब की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ऋग वैदिक काल की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस समय सबसे प्रमुख जो संपत्ति होती थी, याद रखना, है ना, प्रमुख संपत्ति। प्रमुख संपत्ति क्या था, गाय था। लड़ाई होगा तो किसके लिए होगा, गाय के लिए होगा। बंटवारा होगा तो किसके लिए होगा, गाय के लिए होगा। तो जमीन और पैसे के लिए हो जाता है। ठीक है। कभी कभी गाड़ी के लिए भी हो जाता है। ठीक है। कई सारे कारण है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना ऋग्वैदिक काल में प्रमुख संपत्ति गाय था। जो भी होगा गाय के लिए होगा, है ना। इसलिए मुख्य भोजन क्या था, गाय के उत्पाद। उत्तर वैदिक काल में समय बदला, है ना, और समय बदलने के बाद कृषि प्रारंभ हुआ, कृषि की महत्व बढ़ा। तो मुझे बताइएगा ऋग्वैदिक काल लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होना चाहिए। अगर गाय प्रमुख है तो पशुपालन क्या होगा इनका, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय क्या होगा, पशुपालन होगा। मुख्य व्यवसाय क्या होगा, पशुपालन होगा। याद रहेगा। ठीक है। सभी को रिलेटेड चीजें है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और क्यों हो रहा है पशुपालन, तो ये समझ में आ रहा है। गाय के उत्पाद क्यों महत्व है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है। अगर बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में महत्व किसका आया, कृषि का आया, है ना। तो प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। कृषि में कौन सी फसलें देखा जाने लग गया, जौ व चावल इनका क्या बन गया, मुख्य भोजन के रूप में आने लग गया। ठीक है। तो याद रखिएगा पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक काल के लोग ये किसको नहीं जानते थे, याद रखना ऋग वैदिक काल के लोग चावल नमक को नहीं जानते थे। कारण क्या है, क्योंकि इन लोगों का जो निवास होता था वो सप्त सैंधव में होता था, और सप्त सैंधव में समुद्री रीजन नहीं आता था, समुद्र नहीं आते थे, है ना। अगर मैं मैप से बताना चाहूंगा आप लोगों को तो थोड़ा सा देखिएगा। ये है भारत का मैप। ठीक है। और यहां से, है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं। ये वाला जो रीजन है ये कहलाता था क्या, सप्त सैंधव। और यही किसका निवास होता था, आर्यों का निवास होता था। ये कब की बात है, कब की बात है, ऋग वैदिक काल की बात है। कब की बात है, ऋग वैदिक काल की बात है। तो समुद्र तो यहां से चालू होता है भैया, समुद्र। नमक मिलेगा क्या, नहीं। यहाँ दुर्गम क्षेत्र है ना, पहाड़ी इलाका ज्यादा है, कुछ इलाके में मैदानी भी है, नो डाउट, है ना, मैदान भी बहुत सारे हैं, पर चावल की खेती नहीं होती थी। कब की बात है, ऋग वैदिक की काल की बात है। चावल कब जाने इन लोग, चावल के बारे में कब जाने, जब उत्तर वैदिक काल आया, कृषि का महत्व बढ़ा, प्रारंभिक व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गया। पहले क्या था, पशुपालन था। याद रहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जौ और चावल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जौ और चावल हो जाएगा इनका मुख्य भोजन। पूरा अगर वैदिक आर्य में देखते हैं तो जौ, है ना, जौ का प्रयोग इस समय भी होता था। जौ का प्रयोग भी किस समय होता था, ऋग वैदिक काल में होता था। चावल कब आया, उत्तर वैदिक काल में आया। दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, जौ और चावल बन गया, है ना। प्रयोग होता था पर मुख्य भोजन नहीं था। मुख्य भोजन आपको क्या बताना है, गाय के उत्पाद, दूध दही मक्खन, है ना। पनीर बस मत बता देना, है ना। कैसे जी, तो दूध व इसके उत्पाद, केवल यही थोड़ी ना था, आर्यों का पूरा बात। आर्य मतलब जी दोनों समय की बात हो रही है। इस समय तो दूध का वर्चस्व नहीं था। कहां था दूध का वर्चस्व, नहीं था, खत्म हो गया था दूध का वर्चस्व। भाई अनाज खाने लग गए थे। ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो याद रखना निष्क को बोला जाता है क्या, ये एक सोने का आभूषण हुआ करता था। और सोने का आभूषण को कहां पहनते थे, सोने के आभूषण को क्या कहां पहनते थे जी, याद रखना ये गले में पहना
जाता था। तो एग्जाम में याद रखना है, ऋग वैदिक काल में जो सोने का आभूषण होता था उसे कहां धारण करते थे? गले में धारण करते थे। एक बात याद रखना, ऋग वैदिक काल के लोग दो धातु के बारे में नहीं जानते थे। ऋग वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूं। दो धातु को नहीं जानते थे। पहला धातु है क्या? चांदी है। वह दूसरा धातु है क्या? लोहा है। इससे परिचित नहीं थे। ये कब जाने इन्होंने? जब कौन सा काल आया? उत्तर वैदिक काल आया, तब ये जानेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया लोहे की खोज कब हुआ है? कब हुआ है? 1000 ईसा पूर्व में हुआ। 1000 ईसा पूर्व में खोजा गया है। कहां खोजा गया है? अतरंजी खेड़ा में खोजा गया है। अतरंजी खेड़ा कहां है? उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेड़ा कहां है? उत्तर प्रदेश में। याद रहेगा? क्लियर? तो धीरे धीरे चीजों को समझना है। तो ऋग वैदिक काल के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा और चांदी को नहीं जानते थे। कब जानने लग गए? जब उत्तर वैदिक काल आया। ध्यान में रहेगा। चलिए कुछ मैं है ना जानकारी और दे देता हूं आप लोगों को। अगर बात करूंगा कान का जो आभूषण होता था, कान के आभूषण को बोला जाता था क्या? है ना, कर्ण शोभन। क्या बोलते थे? कर्ण शोभन कहा जाता था। किसको? कान के आभूषण को कर्ण शोभन बोलते थे। जो हाथ में पहनता था, जैसे हाथ में अंगूठी या इस प्रकार की चीजें होती थी, उसको बोला जाता था क्या? जोचना। जोचना। जोचना या तो हाथ बोलो या तो अंगूठी बोलो। अंगूठी को बोला जाता था क्या? जोचना। मतलब जो हाथ या अंगूठी में पहनने वाले जो आभूषण होते थे उसको बोला जाता था जोचना। कर्ण शोभन कहां पहनते थे? कान में पहनते थे। निश का कहां पहना जाता था? गले में पहना जाता था। और एक होता था क्या? कुरीर। एक होता था क्या? कुरीर। कुरीर को जिसे कहां धारण करते थे? सिर में धारण करते थे, या तो ऐसे गोल रूप में धारण करते थे या इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उसको क्या करते थे? धारण करते थे। याद रहेगा। नाम बताया मैंने 4, निष्क, जोचना, कर्ण शोभन, कुरीर। ठीक है। निष्क गले में, कर्ण शोभन कान में, जोचना हाथ में, सिर में, कुरीर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पणि याद रखना, कौन से काल की बात कर रहे हैं? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो पणि होते थे उसको बोला जाता था क्या? व्यापारी बोला जाता था। क्योंकि लोहार तो आएगा ही नहीं भैया। लोहा ही नहीं है तो लोहार का क्या मतलब? याद रखना है, लोहा नहीं है तो लोहार का कोई मतलब नहीं। पर ये दोनों हुआ करते थे। हो सकता है इसी प्रश्न को घुमा के क्या पूछेंगे? किस काल में ये नागरिक नहीं थे? कौन नहीं थे? लोहार नहीं थे। याद रखना, ये लोहार आपको मिलेगा ही नहीं। लोहा ही नहीं तो लोहार का क्या मतलब? ठीक है, तो याद रखिएगा। व्यापारी के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में? पणि शब्द यूज किया गया है ना। मतलब व्यापारियों को समूह को बोला गया पणि। और पणि का जो हेड होता था, प्रमुख होता था, इसको बोला जाता था क्या? प्रमुख। इसको बोला जाता था क्या? श्रेष्ठीन। क्या बोला जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था। मतलब जैसे आज बोलते हैं ना कॉमर्स चेंबर, कॉमर्स चेंबर का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। व्यवसायिक मंडल का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो उस समय जो व्यापारी समूह होता है उसको बोला जाता था पणि। और पणि के हेड को कहा जाता था श्रेष्ठी के नाम से जाना जाता था। ध्यान में रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है क्या? मुझे एक बार बता देंगे भाई। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछेंगे। मैं आपका कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूं। ठीक है, जिनको आंसर पता है जरूर आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है। ठीक है, चलिए याद करिए। कितने मंडल? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। तो याद रखना है ऋग्वेद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ और नाइन्थ और 10th। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल। याद रखना कौन सा मंडल? 10वां मंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल? क्योंकि इसमें किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसका वर्णन है? पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। याद रखेगा, है ना। पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और नदी सूक्त का वर्णन मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इस समय जो वर्ण होते थे, है ना, कितने वर्ण होते थे जी? 4 वर्ण। पहले तो 2 वर्ण हुआ करता था, गौर और श्याम। बाद में वर्ण विभाजन का श्रेय क्या हो गया? बदल गया। अगर जो जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण वैसा हो जाएगा। कौन कौन से वर्ण? जो पूजा पाठ का काम करेंगे,
यज्ञ का काम करेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। जो राज्य का, है ना, राजा और, है ना, राजा और सैनिक कार्य करेगा, प्रशासनिक कार्य जो करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यापारी कार्य करेगा वो वैश्य कहलाएगा। और जो सेवा का काम करेंगे उसे क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। इनकी उत्पत्ति शरीर के 4 अंगों से मानी जाती है। ब्राह्मण का उत्पत्ति दिमाग से, सिर से माना जाता है, भुजा से। बाहुबली, क्षत्रिय दिखाना पड़ेगा, बाहुबली, ठीक है। व्यापारी पेट के लिए काम करता है और सेवा के लिए हमें चल के जाना पड़ता है, इसका मतलब वो पैर होगा। तो शरीर के 4 अंग से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मानी जाती है। आपको पूछा जाएगा शूद्र शब्द का पहला वर्णन कहाँ है? पुरुष सूक्त में है, ध्यान में रखिएगा। 10वें मंडल में इसका वर्णन है। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं नवा मंडल में किसका वर्णन है? तो याद रखना सोम देवता का वर्णन है। सोम रस का नाम अगर सुने होंगे तो सोम रस के संबंधित वनस्पति से बना हुआ ये रस होता है, इसीलिए सोम देवता का ये वर्णन है। चौथा जो मंडल है, याद रखिए, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चौथे मंडल में क्या है? कृषि मंत्र का उल्लेख है। और कृषि के लिए 24 मंत्र का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है ना। ध्यान में रखेगा। अगर बाढ़ आ गए तो क्या करना है, कीड़ा लग गए तो क्या करना है, सबके लिए अपने अपने क्या लिखे गए हैं? मंत्र लिखे गए हैं, याद रहेगा। 7वां मंडल मैंने बताया था, यहां क्या बताया गया? 7वें मंडल में सबसे प्राचीन मंडल कौन है? 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। और आपको पता है विश्व का पहला युद्ध कौन सा युद्ध था? 10 राज्य युद्ध था। और इसका वर्णन कहाँ है? तो 7वें मंडल में इसका वर्णन है। कम से कम ये 4 मंडल के बारे में नाम याद रख लेना, है ना। तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 7वां मंडल और 10वां मंडल, ठीक है। तो क्या ये सही है? कृषि का उल्लेख कितने बार है? 24 बार है। बिल्कुल, स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से होती है। कौन से काल की बात हो रही है? ऋग्वेद की काल की बात हो रही है। किसकी? ऋग्वेद की बात, है ना। ऋग्वैदिक काल तो भाई प्रमुख संपत्ति क्या था? पशु थे ना। संपत्ति क्या थे? पशु थे। और पशु में सर्व प्रमुख क्या था? गाय था। और गाय के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था? पिछले क्लास में मैंने बताया था, कौन सा शब्द? अघन्या, जिसे ना मार सके। भैया गाय को कैसे मारेंगे? हमारी मुख्य संपत्ति थी। तो ध्यान में रखेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिमाग में बैठेगा? बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताना भाई। चलिए अगला है सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। किसको? देवताओं को। किसको? ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में, है ना। अगर आपको पूछेगा, मैं एक चीज बता देता हूं, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, ऋग्वैदिक कालीन, है ना, प्रमुख देवता, सर्व प्रमुख देवता कौन थे? मैं बता चुका हूं भाई। सर्व प्रमुख देवता कौन थे? कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। इंद्र का नाम पुरंदर, इंद्र का नाम पुरंदर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। क्यों सर्व प्रमुख देवता थे? सबसे ज्यादा बार वर्णन इसी का हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में। दूसरे नंबर में कौन आते हैं? अग्नि देवता। तीसरे नंबर में कौन आते हैं? ठीक है, तीसरे नंबर में कौन आएंगे? है वरुण देवता। वरुण देवता। तीनों लोकों का स्वामी किसे कहा गया है? अग्निदेव को क्या बोला गया है? तीनों लोकों का स्वामी कहा गया। 3 लोक मतलब जी, तीनों लोगों का अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी। अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, ये 3 अलग अलग लोग बताए गए हैं। और तीनों लोगों का, है ना, क्या कितने ईश्वर है बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता। जी नहीं भैया, बहुत गलत पढ़े हैं जिन लोग पढ़े हैं। 33 कोटि बोला जाता है। तो 38 कोटि का मतलब होता है 33 श्रेणियां के देवी देवता। तो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा मैं। मारुत कौन सा देवता है? तूफान कौन मचाएगा? मारुत। तूफान के देवता कौन? मारुत। देखिए ए का दूसरा बनाना कैसे? जिसमें ए का दूसरा दिख रहा है वही आंसर है। तो आंसर कौन सा नहीं है? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है एग्जाम में। जो आंसर नहीं उसको काट दो, ठीक है। अब देखिए बी का 1 है तो बी को पढ़ो ही मत। इसमें भी अश्विन और सोम। मैंने बताया को किसके देवता जी? वनस्पति के देवता। तो जिसका आंसर 4 होगा डी में, डी का आंसर 4। देखिए इसमें है क्या? इसमें है क्या? तो यही हमारा क्या है? आंसर है। बनाने का तरीका समझ, जो कॉमन है उसको ऑप्शन देखना है,
ठीक है, पहले एक ऑप्शन को मैच करना है, बाकी को एलिमिनेट कर देना है, उसके बाद बच्चा है उसको देखना है, आपका आंसर जरूर बनेगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया था सोम देवता वनस्पति के देवता, चिकित्सक के देवता कौन है? अश्विन है। पूषण मतलब पशुओं के देवता, पूषण मतलब पशुओं के देवता। तो याद रखना अलग अलग 33 कोटि के क्या थे? देवी देवता थे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता है? तो याद रखना वैदिक देवताओं के पुरोहित किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। याद रखना है वैदिक देवताओं के पुरोहित किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। अग्नि दूसरा सर्व प्रमुख देवता था, और मैंने बताया था ऋग्वेद के मंत्र किससे प्रारंभ होते हैं? ऋग्वेद के मंत्र किससे प्रारंभ होते हैं? अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होते। पहले अग्नि देवता को याद किया जाता है, फिर अन्य मंत्र पढ़े जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। घौ करके देवता मिलेंगे, घौ, जिन्हें क्या बोला गया? सूर्य का पिता। जिन्हें क्या बोला गया है? सूर्य का पिता। घौ करके बोलते हैं जिन्हें सूर्य का पिता कहा गया है, और ये सर्व प्राचीन देवता माने जाते हैं। सर्व प्राचीन देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? पुरोहित, है ना। देवताओं का पुरोहित किसे कहा गया है? क्या बताएंगे? बृहस्पति को। सर्व प्राचीन देवता कौन है? घौ है ना, जो सूर्य के पिता माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ना। ऋग्वैदिक कालीन ये क्या थे? सर्व प्रमुख देवता थे। क्या थे? सर्व प्रमुख देवता थे। सर्व प्रमुख देवता थे, ये ध्यान में रखना है। क्लियर कर लेंगे आंसर। चलिए एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लेना, मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यज्ञ के बारे में बात करते हैं। देखिए यज्ञ के बारे में, यज्ञ दो अलग अलग तरीके से मिलेगा। एक कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। दूसरा कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल, है ना। याद रखिएगा क्या अंतर था दोनों के यज्ञ में, क्या अंतर था दोनों यज्ञ में। ठीक है, अगर आपको पूछेगा यज्ञ में क्या यज्ञ होता था, तो बलि का प्रचलन था। ये सब वर्णन कहाँ है? इससे संबंधित एक क्या है? वेद है, जिसका नाम क्या है? यजुर्वेद। यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया और बलि संबंधी जानकारी अगर हमें कहां से मिलती है, तो वो यजुर्वेद से मिलती है। और यज्ञ वेदिका के बारे में, यज्ञ वेदिका के बारे में अगर जानकारी मिलती है, यज्ञ वेदिका या यज्ञ संबंधित वेदिका कुंड बनाते हैं, तो कैसे बनाना है, किस उसका एक मापन होता है। ऐसे ही नहीं बना देते किसी भी चीज को, हर चीज का देखिए आप, हमारे अगर वैदिक ग्रंथों की बात करेंगे, वैदिक साहित्यों की बात करेंगे, तो उसमें सब चीजें का एक क्या होता है? मानक मापदंड होता है। ऐसे ही नहीं डिजाइन कर देते। ठीक है, तो वेदिका निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया ये कहाँ है? सूल्व सूत्र में है। कहाँ है ये? सूल्व सूत्र में है, ये ध्यान में रखेगा, है ना। ये सूल्व सूत्र क्या है? वेदांग है। सूल्व सूत्र क्या है? वेदांग है। वेदांग वेद के अंग कितने हैं? वेदांग की अगर मैं बात करता हूं, ये याद रख लेना आप लोग, वेदांग का मतलब क्या? वेद के अंग। वेद कौन से भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में है। बहुत जटिल था, उसको आसान करने के लिए 6 वेदांग की क्या की गई है? रचना की गई है। 6 वेदांग कौन कौन सा? कल्प, निरुक्त, कल्प निरुक्त, छंद, व्याकरण, ठीक है, ज्योतिष और शिक्षा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेदांग कितने हैं? 6 है। निम्न में से कौन सा वेदांग है? निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो आपको याद रखना है वेदांग मतलब कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा। याद रहेगा क्या क्या बोला मैंने? कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा। मां की डिटेल बाद में पढ़ना है। ठीक है, इतना समय नहीं हमारे पास कि पूरा इतिहास का डिटेल हम, है ना, गिन के, है ना। इतिहास पढ़ने में 2 से 3 महीना मिनिमम लगता है। ठीक है, क्योंकि इतिहास अपने आप में इतिहास है ना जी। राजा महाराजाओं की प्रेम गाथा सुनाएंगे आपको कभी समय मिले तो। ठीक है, चलो, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले जो यज्ञ होता था उसमें क्या नहीं होता था? मंत्र का उच्चारण नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? मंत्र तो बने होने चाहिए। मंत्र किसमें है? यजुर्वेद में है। मंत्र किसमें? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ की जानकारी कब मिली? उत्तर वैदिक काल में। मान के चलिए केवल ऋग्वेद ही है जो ऋग्वैदिक काल की जानकारी देता है, तो ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में होगा आपका क्या? मंत्रों का उच्चारण होगा। क्या होगा?
मंत्रों का उच्चारण होगा। ये बात ध्यान में रखना है। कौन से काल की बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। प्रारंभ में मंत्र का उच्चारण नहीं होता था। कौन से काल में? ऋग वैदिक काल में। मंत्र का उच्चारण कब होता था? उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ का प्रचलन दोनों ही समय में था, पर अंतर क्या था समझ में आया? ठीक है, चलिए कौन कौन से यज्ञ महत्वपूर्ण थे तो ये यज्ञ याद रखना है। एक है क्या? राजसू यज्ञ। एक है क्या? राजसू यज्ञ। जैसे राजा का राज्यरोहण होगा तो यज्ञ हवन होता करवाता था राज्यरोहण के समय, तो उसे बोला जाता था क्या? राजसू यज्ञ। मतलब ए का क्या है? वन है। अब आपको बनाना किस किस में वन दिख रहा है? ए में, तो ये पहला वन है, मतलब ये दोनों क्या है? कभी भी आंसर नहीं होगा। अब मैच करो, दो का दो है। अब लास्ट के सी और डी ही हमें क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे, क्योंकि बी का आंसर क्या है? दो है। बी का उत्तर क्या है? यही है। ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्यों किया जाता था? तो देखिए, शौर्य प्रदर्शन, मनोरंजन, है ना, रथ दौड़, घूड़ दौड़, ये सब के लिए क्या होता था? रथ दौड़, यही है ना भाई? रथ दौड़, घोड़ दौड़ मनोरंजन के साधन है कि नहीं है? मनोरंजन करते थे। चलो यार, आज घोड़ा दौड़ आप लोग देखने जाते हो ना, पुला आता है तो महिला लोग का दौड़ हो रहा है बोल के, तो मनोरंजन के साधन है कि नहीं है? तो उस समय में घुड़दौड़ होता था, रथ दौड़ होता था, बकायदा इनाम वगैरह भी होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। तो वाजपेयी यज्ञ का मतलब होता था रथ दौड़, घुड़दौड़। ठीक है। अगला बात करेंगे अग्निष्टोम यज्ञ। ये राज्य की, है ना, देवताओं को खुश करने के लिए होता था और राज्य की शांति के लिए ये यज्ञ कराए जाते थे। तो याद रहेगा, अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जहां तक घोड़ा मेरा जाएगा वहां तक का एरिया मेरा हो जाएगा, ये होता था क्या? अश्वमेध यज्ञ। ठीक, याद रहेगा। राजसू यज्ञ, सु से राज्य के लिए यज्ञ, राज्य का राजा बनाना है उसके लिए क्या होगा? यज्ञ होगा। अश्वमेध मतलब शक्ति को बढ़ाना है, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना है। वाजपेयी मतलब मनोरंजन करना है, रथ दौड़ घुड़ दौड़ करना है। अग्निष्टोम मतलब राज्य की शांति करना है। कब शांति होगी राज्य की? जब देवता क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। क्लियर बातें? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। देखिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो कब हुआ है ये? वैदिक युग में हुआ है। चलिए मैं बात करता हूं, थोड़ा सा प्रश्न में पूछा जाता है, सांख्य, इसके प्रतिपादक कौन है? कौन है जी? याद रखना है, सांख्य के प्रतिपादक कौन है? कपिल है। कौन है? कपिल है। ठीक है, पहला याद रखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? योग। योग का प्रतिपादक कौन है? योग शास्त्र, पतंजलि। योग शास्त्र वाला कौन है? पतंजलि है। इनके प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है, ध्यान में रखना। अगला बात करूंगा मैं क्या? न्याय। न्याय के ऋषि कौन थे? न्याय किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने लिखा है। किसने लिखा है? गौतम ऋषि ने लिखा है। और कौन सा है? वैशेषिक। वैशेषिक ये किसकी साहित्य है? कनाद या उलूक। कनाद उलूक की क्या है? ये साहित्य है ना, उनके ग्रंथ है। ठीक है। पांचवा क्या है? मीमांसा। मीमांसा या इसी को उत्तरी मीमांसा भी कहते हैं। बदरायन। बदरायन। ठीक है, बदरायन। अगला क्या है? छठवा क्या है? वेदांत। छठवा क्या है? वेदांत, या इसी को बोलते हैं क्या? पूर्वी मीमांसा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पूर्वी मीमांसा भी कहते हैं। और पूर्वी मीमांसा कौन है? जैमिनी, है ना। इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या? षड दर्शन। यही क्या कहलाता है जी? भारतीय इतिहास का क्या कहलाता है? ये षड दर्शन, या भारतीय दर्शन का षड दर्शन किसे कहते हैं? तो ये 6 दर्शन को कहा जाता है। ये दर्शन के नाम है और ये क्या है? उसके प्रतिपादक है। ये क्या है? उसके प्रतिपादक है। एक बार रिवाइज करते हैं, चलिए। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल, योग के पतंजलि, इसको तो नहीं बोलोगे? ठीक है। न्याय के गौतम, ठीक है। वैशेषिक के कनाद या उलूक, मीमांसा के बदरायन, वेदांत या पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। तो ये था हमारा षड दर्शन। वेदांत की संख्या कितनी? वेदांत कितने हैं? वेद के अंग 6 है, बताया था। कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और शिक्षा। ठीक है, तो आपको एक बार पढ़ना है, चीजों को सुनना है, सुनने से भी याद होता है,
रीड करने से भी याद होता है, तो हर एक चीजें धीरे धीरे दिमाग में बैठती जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे भी। कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है, हार नहीं होती है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का क्या करता है, उल्लेख करता है? आपका आंसर क्या है, अंगुत्तर निकाय है। आपका आंसर क्या है, अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में क्या किसका वर्णन है, 16 महाजनपद का वर्णन है। किसका वर्णन है, 16 महाजनपद का वर्णन है। जब ऋग्वैदिक काल आया तब होता था क्या, है ना, याद रखेगा। अगर मैं बात करता हूं, पहले होता था जन, पहले लोग कबीला में निवास करते थे और कबीला को क्या बोला जाता था, जन कहा जाता था। धीरे धीरे जन बड़ा हुआ, जैसे गांव है ना जी, छोटा सा गांव बड़ा गांव बनता है, कस्बा बनता है, नगर बनता है, शहर बनता है, ठीक है। तो जन से क्या बना, शक्तिशाली होकर जनपद बना, और जनपद जब शक्तिशाली हुआ तो क्या बना, महाजनपद बना। क्या बना, महाजनपद बना है। ऋग्वैदिक काल में, है ना, ये जन कब कहलाता था, ऋग्वैदिक काल में कहलाता था। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, सबसे छोटा तो गांव होता है, सबसे छोटा क्या होता है जी, गांव होता है ना। ऋग्वैदिक काल में कुल होता था, परिवार होता था। जनपद कब आया, उत्तर वैदिक काल में। जनपद कब आया, उत्तर वैदिक काल में। महाजनपद कब आया, महाजनपद कब आया, महाजनपद काल मतलब 600 ईसा पूर्व में। कब आया, 600 ईसा पूर्व में आया है। तो तो याद रखना, जन, जनपद, महाजनपद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बौद्ध साहित्य है कौन सा है, वो पिटक साहित्य। पिटक का मतलब होता है पिटक साहित्य। याद रखना, कौन सी भाषा में है, बौद्ध साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए, पाली। जैन साहित्य प्राकृत, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। पिटक, पिटक के कितने पिटक साहित्य थे, 3 पिटक साहित्य थे। याद रखना है, कितने पिटक साहित्य थे, 3 पिटक साहित्य थे, ठीक है। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्या क्या नाम है, आगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो याद रखना, ये 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या लिखा गया है, दार्शनिक महात्मा बुद्ध के क्या लिखे हैं जी, उपदेश व संवाद। महात्मा बुद्ध के क्या लिखे हैं, उपदेश व संवाद को लिखा गया है। और इसका संकलन किसने किया है, तो महात्मा बुद्ध के क्या थे, एक प्रिय शिष्य थे जिसका नाम क्या था, आनंद था। तो पहला पिटक साहित्य मैंने क्या बताया, सुत्त पिटक, है ना। क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, जो संवाद दिए थे, वो सबका वर्णन किया हुआ है। संकलन किसने किया है, आनंद ने किया है। किसने किया है, आनंद ने किया हुआ है। विनय पिटक की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें बौद्ध संघ हुआ करता था। कौन सा संघ, बौद्ध संघ, संघ मतलब संस्था। तो एक बौद्ध संघ हुआ करता था जहां बौद्ध भिक्षु लोग तप करते थे, ठीक है। तो उस संघ का क्या लिखा गया है, नियम, संघ का नियम, नियम या आचार संहिता, नियम या आचार संहिता। इसको किसने लिखा है ना। इनके एक और प्रिय शिष्य थे, कौन, उपाली। कौन थे, उपाली। तो इसके संकलन करता कौन है, उपाली है। अभिधम्म में क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध के क्या लिखे गए, दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांत, दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर संकलन की बात करते हैं, है ना, तो इसके संकलन है मक्खिल पुत्र गोशाल। कौन है, मोगली, मोगली तिष्य करके है, तिष्य, ठीक है। तिष्य से तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में याद रख सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये बौद्ध साहित्य के बारे में मैंने कुछ जानकारी आपको दिया है, ठीक है। चलिए, और बाद में जब पढ़ाऊंगा ना, तो ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ना आप लोग सुत्त पिटक, इसी के कितने निकाय थे? 5 निकाय थे, और 4 तो यहां लिखा है। ठीक, याद रखना, बाद में पांचवा भी बता दूंगा। संयुक्त निकाय का वर्णन यहाँ नहीं है। ठीक है, संयुक्त निकाय के बारे में नहीं बताया गया, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, उतना जरूरत नहीं है। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी नहीं थी? तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। सबको याद होना चाहिए ये 16 महाजनपद के नाम। कर सकते हो याद? कर लोगे? है? अरे हाँ बोल दो ना जी, क्या दिक्कत है? होगा तो होगा, नहीं होगा प्रयास करना है। प्रयास करने में कोई बुराई है क्या, बताओ? है? कोई बुराई है तो बताओ जी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे वैसे ऊपर वाले का जरूरत था। अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं आता तो हम खत्म ही कर देते। ठीक, चलो फिर से बनाओ। नीचे का जरूरत नहीं है तो मैं बना भी नहीं रहा हूं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे था क्या? एक महाजनपद था क्या? कंधार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक महाजनपद का नाम क्या था? कंधार। एक महाजनपद का नाम था क्या? तक्षशिला। तक्षशिला महाजनपद। ठीक है, बाकी महाजनपद कहां मिलेंगे आपको? भारत में मिलेंगे। बाकी महाजनपद 16 महाजनपद है। एक था दिल्ली वाले क्षेत्र का पूरा नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ, इस है ना, दिल्ली वाले क्षेत्र का नाम था। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आगे बात करते हैं। कुरु महाजनपद बोलते थे इसको। कौन सा महाजनपद? कुरु महाजनपद। और उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या था? एक महाजनपद था जिनका नाम था क्या? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? और ब्रेकेट में जो लिया यहाँ उल्टा हो गया है, ये क्या आपका? क्या? ये ध्यान में रखना। ठीक, चाइना घुस जाता ना वहां, फिर गलत हो जाता। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यूपी में आपको बहुत सारा महाजनपद है। सबसे ज्यादा महाजनपद कहां मिलेगा? यूपी में मिलेगा। एक ट्रिक बताता हूं। एक रेस है किसका? सुअर लोग का, है ना। और सुअर किसके पास है? हमारे कक्का के पास है। ऐसा याद रखो, कक्का का सूरा पांचवा में। कक्का का सूरा कौन से नंबर में है? पांचवा में है। एक ट्रिक बताया हूं, ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। क से याद रखना है क्या? क से याद रखना है क्या? कौशल। क से क्या याद रखना है? कौशल याद रखना है। याद रहेगा? चलिए, ठीक है। अगला याद रखना है क्या? काशी महाजनपद। अगला क्या याद रखना है? क से काशी महाजनपद। ठीक है, कौशल महाजनपद हो गया। काशी महाजनपद। सूरत से याद रखना है क्या? सूरसेन। क्या याद रखना है? सूरसेन महाजनपद याद रखना है। पा से क्या याद रखना है? पांचाल। पांचाल महाजनपद। च से क्या याद रखना है? चेदी महाजनपद। व से क्या याद रखना है? वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद। म से क्या याद रखना है? मल्ल महाजनपद। कौशल हुआ क्या? ध्यान से सुनेंगे ना नाम को। पहला क्या हुआ? कौशल महाजनपद। दूसरा काशी। तीसरा सूरसेन। चौथा चेदी। है ना, अच्छा, चौथा ऊपर में। चौथा पंचाल। पांचवा चेदी। छठवा वज्जी। और सातवा मल्ल। ट्रिक है, कका का सूरा पांचवा में। किसमें? रेस हो रहा था कका के सूरा का। ठीक है, तो सूरा दौड़ मना लो थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है? आपको याद रहेगा। आपको सभी की क्या याद रखनी है? राजधानी। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। ठीक है, काशी की राजधानी क्या है? काशी जी, वाराणसी है कि नहीं है? किसको बोलते हो काशी आप लोग? वाराणसी को बोलते हो ना। सूरसेन मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। पंचाल की राजधानी क्या है? तो पंचाल की राजधानी क्या था? अच्छित्र। पंचाल की राजधानी क्या था? अच्छित्र था। ठीक है, चेदी की राजधानी क्या था? शक्ति मती या सुक्ति मती बोलते, शक्ति
मती या सुक्तिमती कहते हैं। और इसी चेदी वाले में है ना एक हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में वर्णन भी हुआ था। तो चेदी की राजधानी सुक्तिमती। वज्जी की राजधानी क्या था? व से वज्जी, व से वैशाली। व से क्या है? वज्जी, और व से क्या है? वैशाली है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला महाजनपद कौन सा था? मल्ल था, है ना। और मल्ल की राजधानी क्या था? कुशीनगर। क्या था? कुशीनगर। तो ये याद रखना है, कुशीनगर। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या था? कुशीनगर था। 7, 8, 9, 10, 11, 11 हो गए। बिहार में था आपका क्या? 3 महाजनपद। याद रखना, इसका ट्रिक क्या है? अवम। इसका ट्रिक क्या है? अवम, है ना। संस्कृत पढ़ोगे तो अवम का मतलब कुछ होता है, हमारा होता है। संस्कृत में अवम मतलब क्या होता है? हमारा होता है। अ का मतलब अंग। महाजनपद का नाम क्या था? अंग। व से क्या था? ठीक है, व से क्या था जी? वज्जी तो यहां डाल दी है। चलिए, मगध। मगध क्या था? एक क्या था? म से क्या था? मगध। व से है आपका वज्जी, तो इसको डाल दिए हैं, तो वह कहां से चला गया? और ये वज्जी नहीं होगा, ये वत्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा? वत्स महाजनपद होगा। और वत्स महाजनपद की राजधानी क्या होगी? कौशाम्बी। क्या होगा? कौशाम्बी होगा। और इस व का मतलब होता है क्या? वज्जी। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्जी महाजनपद। ये तीनों महाजनपद कहाँ है? बिहार में है। 7 महाजनपद कहाँ है? कहाँ है 7 महाजनपद? यूपी में है। ठीक है, ध्यान में रखना। धीरे धीरे चीजें याद होते जाएंगी, कम से कम सुन तो लो अभी। सुनने से राजधानी बस याद करो आप लोग, कुछ मत याद करो। ठीक है, राजधानी बस याद करो आप लोग, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वज्जी महाजनपद, इसकी राजधानी है क्या? वैशाली। इसकी राजधानी है क्या? वैशाली। और इसे ही बोलते हैं विश्व का पहला गणतंत्र। याद रखना, विश्व का पहला गणतंत्र कौन? वज्जी वैशाली। विश्व का प्रथम गणतंत्र। गणतंत्र ये कौन है? वज्जी, या उसकी राजधानी क्या है? वैशाली है। ठीक है, वैशाली है। विश्व का पहला क्या? गणतंत्र। गणतंत्र मतलब होता है जो अभी हम है, हमारा एक गणतंत्र है ना। गण मतलब लोग, तंत्र मतलब लोगों का तंत्र। अभी चुनाव होगा, आप वोट दोगे, प्रतिनिधि बनेगा, वही तो है गणतंत्र, वही शासन चलाएगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या? गणतंत्र। मतलब चुनाव होगा, जो प्रमुख होगा उसका हमेशा क्या होता है? चुनाव होता है। उसे कहते हैं क्या? गणतंत्र कहते हैं। चलिए, तो नाम, 2-3 नाम और बता देता हूं। एक है क्या यहाँ पे? अवंती। नाम सुने हो? अवंती। इसकी राजधानी क्या है? उज्जैनी। उज्जैनी इसकी क्या थी? राजधानी थी। एक था क्या? अस्मक। कहाँ है अस्मक? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा मिलेगा? अस्मक। एमपी में क्या था? अवंती था, है ना। और इसकी राजधानी क्या थी? पैठन। इसकी राजधानी क्या थी? पैठन। ठीक है, हो गए। 10, 10, 10, 3, 13, 14, 15 और ये 16। तो 16 महाजनपद है। और 16 महाजनपद के नाम या उसकी राजधानी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। अगर आपको पूछेगा गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी कहाँ है। तो गोदावरी नदी यही महाराष्ट्र से ऐसे निकलता है। तो यहाँ पे कौन सा महाजनपद दिख रहा है? अस्मक महाजनपद। क्षिप्रा नदी के तट पर या नर्मदा नदी के तट पर कौन सा महाजनपद है? क्या बताएंगे? अवंती बताएंगे। क्या बताएंगे? अवंती बताएंगे। समझ में आ रहा है? तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, चलिए, ठीक है, आगे बाकी का हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, आप लोग अभी हिंदी पढ़िएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू। क्लियर हुआ क्या ऑनलाइन वालों को? कैसे जी? कुछ क्लियर हुआ है? कुछ दिमाग में बैठा कि काला अक्षर भैंस बराबर हो गया, मतलब सफेद है ये तो कोकड़ा बराबर हो गया। सफेद अक्षर कोकड़ा बराबर। बताओ। आधे लोग को तो मिटका के जिंदगी जीते हैं भाई।
चलिए आप लोग को इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी पढ़ना भाई थोड़ी देर में।